ठीक है, तो आज सबसे पहले तो हम यहाँ पे ना इसका एनिमेशन कुछ ठीक करने वाले हैं। ये हमने कल बनाया था। इसका एनिमेशन ठीक क्या करेंगे, ये जो छोटा हो रहा है अलग सा, इसको थोड़ा कोई ऐसा इफेक्ट डालते हैं जिससे लगे कि हाँ हमने कुछ बनाया है। ऐसे तो ये नॉर्मली छोटा हो रहा है, तो कुछ इफेक्ट डालते हैं। तो यहाँ से ये हमारे पास स्टाइल है और ये इंडेक्स है। तो स्टाइल के अंदर अगर मुझे देखना है, ये फर्स्ट वाला एक मैंने इसको ये ऐसा अलग सा कर दिया, ये अच्छा नहीं लग रहा। तो अगर इसको मुझे देखना है तो क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, है ना। इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि हो किसकी वजह से रहा है, इसके ऊपर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ लगी हुई हैं। तो ये इंस्पेक्ट हो गया इंस्पेक्ट। तो ये अब इस डिव इस वाले शो के अंदर लगा हुआ है ना। तो इस शो के ऊपर फर्स्ट चाइल्ड लगा हुआ है, फर्स्ट चाइल्ड लगा हुआ है, उसके अंदर कलर रेड कर रखा है। तो इस फर्स्ट चाइल्ड वाले को हटा लेते हैं यहाँ से कॉपी करके, और इस स्टाइल में जाके और सर्च कर लेंगे। सर्च करते ही हमें मिल जाएगा और फिर हम इसको हटा देंगे। तो ये जो फर्स्ट वाला अलग दिख रहा था वो हट जाएगा। हाँ, हट गया वो। अब इसके इसके ऊपर जो ये एनिमेशन आ रहा है, इसको हम थोड़ा शेक वाला एनिमेशन लगाने वाले हैं। शेक जैसे भूकंप आता है ना, वैसे एनिमेशन बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका एनिमेशन देखते हैं, कहाँ पे लिख रखा है हमने। शो कंटेनर, शो होवर, लॉगिन कंटेनर, लॉगिन से पहले ही लिखा होगा हमने उसका, @ हाँ यहाँ लगा रखा हमने ट्रांसफॉर्म स्केल 3D। तो आज यहाँ पे हम CSS का एनिमेशन एक बार और बताया था, तो किसी को कोड याद नहीं होगा मेरे को लगता है एनिमेशन वाला, तो एक बार फिर से देख लेते हैं आज एनिमेशन वाला कोड। याद है किसी को एनिमेशन वाला कोड CSS के अंदर? नहीं सर। तो अभी साथ साथ में अगर नोटबुक लेके बैठे हो तो नोट करते रहना। ओके सर। ये एनिमेशन का हमने देखा था कैसे एनिमेट होता है, इसमें की फ्रेम लगाते हैं और की फ्रेम में क्या कुछ कैसे लगाते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले एनिमेशन बनाने के लिए क्या करते हैं हम, की फ्रेम एग्जाम्पल, की फ्रेम के बाद सीधा यहाँ एनिमेशन का नाम लिख देते हैं। तो ये तो फ्रॉम और टू वाला है, हम परसेंटेज से भी लगाते हैं ना। ये फ्रॉम टू मतलब पहले ऐसा होगा फिर ऐसा चेंज हो जाएगा। और उसके बाद एक और ऑप्शन था हमारे पास ये वाला, तो इसको ना यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और लिखोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो मैं लिख भी सकता हूँ, पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। और इस एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शेक। शेक इसका नाम डाला है मैंने। और इस ट्रांसफॉर्म को तो हम हटा देते हैं, स्केल 3D जो कर रखा है मैंने, और ट्रांजिशन को रहने देते हैं। अब देखो अभी छोटा नहीं होगा यहाँ पे, अभी छोटा नहीं होगा। अब इस शेक को अगर लिख देंगे इसके अंदर, एनिमेशन के अंदर, एनिमेशन का एक शॉर्टहैंड प्रॉपर्टी है। वैसे तो एनिमेशन की हर चीज़ अलग अलग लिखते हैं हम यहाँ पे देखोगे तो, एनिमेशन का नेम अलग, एनिमेशन ड्यूरेशन अलग, लेकिन एक शॉर्टकट भी होता है। तो हम क्या करते हैं, शॉर्टकट को नहीं, शॉर्टकट नीचे होता है, नीचे नीचे दिखाएगा इसमें, शॉर्टहैंड प्रॉपर्टी होगा। ये रहा शॉर्टहैंड प्रॉपर्टी। शॉर्टहैंड प्रॉपर्टी मतलब इन सारी चीज़ों को शॉर्टकट में लिख सकते हैं हम, और वो ये रहा। ठीक है, एनिमेशन में सीधा पहले एग्जांपल, पहले नेम डाला इन्होंने, फिर क्या है ड्यूरेशन, ड्यूरेशन यहाँ डाल दिया है स्पेस लगा के। तो ये शॉर्टकट करने के लिए है। तो हम ऐसा नहीं करते, हम नेम, एनिमेशन नेम लगा देते हैं, एनिमेशन नेम, और शेक हमने नाम डाला है। अब देखते हैं क्या कुछ हो रहा है इसमें। कुछ चेंज ही नहीं हुआ। बैकग्राउंड कलर, की फ्रेम, शेक, एनिमेशन ड्यूरेशन भी लगा देते हैं। हाँ, एनिमेशन ड्यूरेशन लगाने के बाद ये चेंज होने लग गया इसका बैकग्राउंड कलर। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसका ना रोटेट करना है। तो रोटेट करने की प्रॉपर्टी क्या होती है, और ये हर बार मैं W3 स्कूल से इसलिए लिख के सर्च करता हूँ क्योंकि इससे मैं वाकिफ़ हूँ कि मुझे कहाँ पे क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस तरह से इस वेबसाइट पे कंटेंट है वो ऑर्गेनाइज हैं। तो इससे जल्दी समझ में आ जाता है, समझना नहीं पड़ता वेबसाइट का UI वगैरह। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म और रोटेट करना पड़ता है, ट्रांसफॉर्म लिख के रोटेट, और उसके बाद उसके अंदर डिग्री देना पड़ता है। तो ये सेम चीज़ हम लिखेंगे अपनी कोड के अंदर।
तो बैकग्राउंड कलर हमें चाहिए नहीं, हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफॉर्म और रोटेट 0 डिग्री। और ये सेम चीज़ यहाँ पे हम नीचे वाले पे भी लिख देंगे। और यहाँ पे 0.25 हम 0.10 करके लेके चलते हैं। जितना ज़्यादा की फ्रेम डालेंगे उतना बढ़िया आएगा हमारा इफेक्ट। ठीक है, ये फ्रेम पर सेकंड की तरह है। की फ्रेम है ना, जो फ्रेम पर सेकंड की तरह होता है। जो वीडियो में फ्रेम पर सेकंड ज़्यादा होता है तो वीडियो की क्वालिटी अच्छी आती है। उसी तरह से ये हो गया। अब इसको मैं 30, इसको 100 तक ले जाऊँगा। 30 है, इसके बाद 40 होगा, 50 होगा, 60 होगा, 70 होगा, 80 होगा, और ये 90 होगा, 100 होगा। इसमें ये पहले 0 है, 0 के बाद इसको हम कर देंगे -1 डिग्री, फिर कर देंगे +1 डिग्री, फिर 0, फिर 1 डिग्री, फिर -1 डिग्री, और फिर 0, और फिर -1, फिर 1, फिर 0, और फिर 1। अब देखते हैं क्या इफेक्ट आएगा इसके ऊपर। ये थोड़ा थोड़ा हिल रहा है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हिल रहा है। हम इसको 5 सेकंड की जगह 0.5 कर देते हैं। थोड़ा सा शेकिंग इफेक्ट लग रहा है, लेकिन ये रुक जा रहा है, कंटिन्यू नहीं है। कंटिन्यू करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनफाइनाइट लगाना पड़ता है। यहाँ पे ये इनफाइनाइट वाला है ना, ये एनिमेशन इटरेशन काउंट, ये वाला इनफाइनाइट लगाना पड़ता है। तो हम इसको बाद में भी लगा सकते हैं, अभी तो ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसमें ट्रांसफॉर्म के अंदर मुझे ट्रांसलेट भी यूज़ करना है, तो इसके अंदर ट्रांसलेट भी होता है। टू डी ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, ये है ट्रांसलेट, और ये इसके रोटेट से पहले लगा देंगे ट्रांसलेट। ट्रांसलेट में इसके अंदर हम पहले तो 1 पिक्सल लगाते हैं, और इसी को कॉपी पेस्ट करके सब में लगा देंगे, और वैल्यू कुछ रैंडमली चेंज कर देंगे। लेकिन इतना ज़्यादा भी चेंज नहीं करेंगे कि ज़्यादा ही शेक होने लग जाए। ज़्यादा शेक होगा तो बढ़िया इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसको मैं 1 पिक्सल की जगह -1 कर देता हूँ, और इसको 2 कर देता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, 3 कर देता हूँ, और इसको 0 कर देता हूँ। इसको -2 कर देता हूँ, इसको 0 कर देता हूँ, इसको -1 और -1। अब इतने में देखते हैं कि कैसा लग रहा है। रोटेट के बाद डिग्री है क्या? हाँ, रोटेट के बाद नहीं, ये रोटेट के अंदर ही है। रोटेट के फंक्शन के अंदर 0 डिग्री लिखा हुआ है। ये जो 0 और वो लगाया है अपने उससे लगाया 0 1 अपने मन से, ये वाला 0 -1, ये ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इसमें क्या होगा ना, रोटेट होगा। 0 मतलब स्टेबल रहेगा, -1 मतलब थोड़ा लेफ्ट में जाएगा, +1 मतलब थोड़ा राइट में जाएगा, 0 मतलब वापस उसी पे आएगा। तो अगर देखोगे तो ऐसे अपने हाथों को घुमा के देखो, हाथों को सीधा रखो, थोड़ा सा लेफ़्ट में लेके जाओ, और थोड़ा फिर राइट में लेके जाओ, और फिर से 0 पे ले आओ, तो देखोगे शेक वाला इफेक्ट बनेगा। ठीक है, और यही तो इसलिए मैंने सब कुछ डाला है। तो अभी देखा तो हमने सही इफेक्ट आ रहा है, थोड़ा हिलने का ना, शेकिंग इफेक्ट तो आ रहा है, लेकिन अभी तक हमने पूरा किया नहीं। इतने में बढ़िया आ रहा है, तो हम और कर देंगे तो और बढ़िया आएगा। तो ये -1 के बाद यहाँ पे फिर से 2 कर देते हैं, और यहाँ पे 3 कर देते हैं, यहाँ पे 0 कर देते हैं, यहाँ पे -3 कर देते हैं,
यहाँ 2 कर देते हैं, यहाँ -1 कर देते हैं, इधर -1 कर देते हैं, इसको भी -1 कर देते हैं, और इसको 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, इसको ना -2 कर देते हैं, और इसको 0 और इसको -1। अब इसको सेव कर दिया मैंने। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब देखोगे तो सही से शेक हो रहा है, लग रहा है कि हाँ हो रहा है शेक, भूकंप आ रहा है, लग रहा है ना। तो वो जो छोटा हो रहा था उससे थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है। ये बटन के ऊपर ना इसका वो चेंज नहीं हो रहा, इसका बटन का कलर कहाँ ले रखा है मैंने, यहाँ ले रखा है। इसके अंदर बट चेंज करने के लिए क्या बताया था, पॉइंटर नहीं कर्सर लिखा था, कर्सर का पॉइंटर। अब बटन पे आ रहा है। अब इसको अगर मैं कंटिन्यू करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इटरेशन ये वाला लगाना पड़ेगा, इनफाइनाइट। और ये कहाँ लगेगा, जहाँ पे हम यहाँ देते हैं, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे शेक लिखा है यहाँ पे, तो यहीं पे लिख देते हैं इटरेशन इनफाइनाइट। अब जो हमने वेबसाइट बनाई है वो इनफाइनाइट तक हिलता रहेगा, जब तक माउस रहेगा जब तक हिलता ही रहेगा। और मुझे लगता है इस पे थोड़ा सा शेडो भी डाल देना चाहिए। तो इसके ऊपर शेडो भी डाल देते हैं। शेडो का प्रॉपर्टी होता है बॉक्स शेडो, और 5 पिक्सल 5 पिक्सल 5 पिक्सल। ये शेडो आ गया, लेकिन उतना बढ़िया नहीं लग रहा जितना मैंने सोचा था, थोड़ा और लाइट करना पड़ेगा इसको। तो 3 कर देते हैं, 3 पिक्सल 3 पिक्सल और 5 पिक्सल, फिर 0 ही कर देते हैं, 0 पिक्सल 0 पिक्सल 5 पिक्सल। अभी भी है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही ब्लैक है। आगे कलर देने का ऑप्शन भी आता है, तो RGB में कलर दे सकते हैं 0,0,0,0.5। ये ओपेसिटी है। ये RGB में क्या होता है, R का मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू, और A का मतलब ट्रांसपेरेंट कितना होगा, अपीयरेंस। तो 0,0 ये कलर कोड, एक कलर कोड हो गया ब्लैक का, और ये आधा, यानी इसकी ओपेसिटी आधी हो जाएगी। अब ये इसका शेडो आ गया। अब शेडो आ गया तो इसमें बॉर्डर बढ़िया नहीं लग रहा है इसके ऊपर, तो बॉर्डर हटा के देखते हैं एक बार। बॉर्डर कहाँ लगा रखा है हमने, ये लगा रखा है, 0 कर देते हैं बॉर्डर। तो ये आ गया शेक करने का इफेक्ट। ठीक है, ये शेक का समझ में आया, ये अब बढ़िया लग रहा है। जी सर। अगर ये बिना होवर के लगाएंगे तो परमानेंट एज चेक करते रहेंगे। क्या करेंगे तो, अगर बिना होवर के ये प्रॉपर्टीज पे दिखाई तो अपने हाँ आप चेक करते हैं। हाँ, फिर भूकंप आता रहेगा। फिर ये वाला अगर मैं सारी चीज़ लगा दूँ बिना होवर के, यहाँ से होवर नहीं हटा सकते, फिर डबल हो जाएगा। ये यहाँ लगा देता हूँ शो के अंदर, ये परमानेंटली शेक करते रहेंगे सारे के सारे, भूकंप आता रहेगा। और सारे एक साथ शेक कर रहे हैं और एक ही वे में शेक कर रहे हैं, क्योंकि सबके ऊपर सेम चीज़ लगी हुई है। ठीक है, तो ये ऐसे ना वेबसाइट पे बढ़िया नहीं लगेगा, हिलाते रहेंगे तो क्या। ठीक है, तो इतना तो ये हमने बना के देख लिया। इसमें जो नोट करने की चीज़ें हैं वो नोट कर लो। मैं कोड दिखा देता हूँ, ये है शो का। बाकी इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो आगे चलें। रुको सर, लिख रहा हूँ, रुको। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया।
ये की फ्रेम का भी ले लो। एक डाउट था मेरा CSS का। हाँ बताओ। और वो बॉक्स साइजिंग जो प्रॉपर्टी होती है वो कहाँ काम आती है? बॉक्स, बॉक्स साइजिंग, जैसे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स होती है। एक मिनट रुक जाओ, अभी सर्च करता हूँ क्या होता है बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी यूज़ तो नहीं किया मैंने कभी। बॉक्स साइजिंग में कुछ बॉर्डर बॉक्स ऐसे करके देते हैं। By default the width and height of the element is calculated like this: width plus padding plus border plus actual width of the element. Height plus padding plus border is equal to actual height of an element. ये बॉक्स साइजिंग प्रॉब्लम, जैसे यहाँ पे ना कुछ दिन पहले एक प्रॉब्लम आई थी हमारे पास, और वो प्रॉब्लम क्या थी, हमने इसके अंदर पैडिंग डाली थी ना इस हेडर के अंदर, तो नीचे एक स्क्रॉल बार आ गया था, देखा था सबने? हाँ वो राइट साइड में एक्स्ट्रा हो आ गया। गया था फिर। हाँ, तो मैंने तो इसका हाइट डिफ़ाइन किया था कितना, विथ तो मैंने डिफ़ाइन किया था 100%, तो मेरे अकॉर्डिंग ये 100% रहना चाहिए था, लेकिन पैडिंग ने उसको और बढ़ा दिया। वही प्रॉब्लम सॉल्व करता है बॉक्स साइजिंग। ठीक है, ये यहाँ पे यही कह रहा है कि इसका साइज़ भी मैंने कितना डाला है, 300 पिक्सल और 100 पिक्सल। इसका साइज़ भी मैंने 300 और 100 पिक्सल डाला है, लेकिन मैंने इसमें बस क्या डाला है, 50 पिक्सल पैडिंग डाल दिया है। तो पैडिंग की वजह से हमारा एक्चुअल साइज़ तो ये रहा नहीं। हम इसको एज्यूम करके चल रहे थे कि 300 और हाइट 100 पिक्सल का बॉक्स बना रहे हैं, लेकिन 50 पिक्सल चारों तरफ से ऐड हो गया, तो इसके विथ में भी 100 पिक्सल ऐड हो गया और हाइट में भी 100 पिक्सल ऐड हो गया। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग क्या करता है, यहाँ पे देखोगे तो दोनों बॉक्स सेम है, दोनों के अंदर देखोगे तो इसके अंदर 50 पिक्सल पैडिंग भी लगा हुआ है, इसके अंदर पैडिंग लगा हुआ है, फिर भी इसका साइज़ बड़ा नहीं है, जितना हमने डिफ़ाइन किया था वो उतना ही है। समझ गए? हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रॉब्लम आया था, तो हमने पता नहीं क्या किया था, हमने मार्जिन लगा दिया था पैडिंग की जगह। तो हम ये कर सकते थे बॉक्स साइजिंग, अगर मेरे दिमाग में होता तो मैं बॉक्स साइजिंग यूज़ करता। ठीक है, फिर अब हम जावास्क्रिप्ट ओपन कर लेते हैं, और जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल वगैरह बनाना आ गया सबको। आउटपुट देना सिखाया था मैंने, 2 नंबर्स को जोड़ के भी सिखाया, जोड़ना भी सिखाया था, इनपुट और आउटपुट लेना सिखाया था। सिंटैक्स कमेंट्स वेरिएबल लेट वाला क्या है, लेट में ज़्यादा कुछ चेंजेज है नहीं। लेट क्या है ना, एक एडवांस वाला जो आया है, पहले वेरिएबल में वैर लिखते थे, VAR लिखते थे वेरिएबल डिफाइन करने के लिए। ठीक है, वेरिएबल, अब लेट आ गया है और कॉन्स्ट भी आ गया है। तो कुछ कॉन्स्ट का मतलब सब जानते हैं, कॉन्स्टेंट, इसको एक बार डिफाइन जहाँ कर देते हैं उसके बाद इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, जहाँ पे हम कॉन्स्ट डिफाइन करते हैं उसके बाद वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। और वेरिएबल का अलग ही पंगा था पहले, वेरिएबल पहले कहीं भी डिफाइन करते थे, ऑटोमेटिक था वेरिएबल कुल मिला के। ठीक है, फंक्शन के बाहर डिफाइन करो तो फंक्शन के अंदर भी चल जाता था, और फंक्शन के अंदर सेम नाम से डिफाइन करो तो वो अलग बन जाता था, तो बहुत कन्फ्यूजिंग था वेरिएबल। तो उसके लिए लेट बना। अब लेट क्या करता है कि जिस स्कोप में इसको बनाते हैं उसी स्कोप में रहता है। अगर फंक्शन के अंदर बना रहे हैं तो फंक्शन के अंदर ही रहेगा, फंक्शन के बाहर नहीं आएगा। वेरिएबल में बहुत कन्फ्यूजन था, फंक्शन के अंदर बनाओ, फंक्शन के बाहर भी अगर वेरिएबल उसी नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो वहाँ भी आ जाएगा। तो इसीलिए लेट बस एक सेम चीज़ है, मैंने इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रैक्टिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने वेरिएबल से पूरा एक सॉफ्टवेयर बनाया था वेरिएबल लेके ही, जबकि लेट अब आ गया है, तो इसमें इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लेट। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस क्या है, लेट को यूज़ करना अच्छा प्रैक्टिस है, तो लेट को यूज़ कर सकते हैं, लेट और कॉन्स्ट को। तो ये एक्मा स्क्रिप्ट जो मैंने 2015 बताया था,
एक्मा स्क्रिप्ट में जो एक कंपनी ने खरीद लिया था, एक्मा नाम की कंपनी ने, उसने ये लेट अपने अपडेट में लेट निकाला है वेरिएबल की जगह। और जो डिफरेंस होगी वो वहाँ यहाँ पे हम देख लेते हैं। वेरिएबल आर कंटेन फॉर सॉर्टिंग डेटा वैल्यूज, वेरिएबल आर कंटेनर फॉर सॉर्टिंग स्टोरिंग डेटा वैल्यूज इन दिस एग्जाम्पल। यहाँ पे इन्होंने बस इसका वो दिखाया है, इनके बीच में डिफरेंस नहीं बताया है। चलिए यहाँ पे इन्होंने डिफरेंस नहीं बताया है, तो हम वेरिएबल तो हम देख लिया था, लेट में देखते हैं। द लेट कीवर्ड वाज इंट्रोड्यूस इन ES16, उसको शॉर्ट में ES16 2015 भी बोलते हैं, और एक्मा स्क्रिप्ट 6 भी बोलते हैं, ES6 एक्मा स्क्रिप्ट 2015। तो वेरिएबल डिफाइंड विद लेट कैन नॉट बी री डिक्लेयर्ड मतलब उसको दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, और वेरिएबल में ऐसा था कि उसको हम डिक्लेयर कर सकते थे दोबारा से। वेरिएबल डिफाइंड विद लेट मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर यूज करने से पहले लेट को डिफाइन करना ही पड़ता है, लेकिन वेरिएबल में अपने आप अगर डिफाइन नहीं है तो अपने आप ही डिफाइन हो जाता था अगर हम कहीं पे यूज कर रहे हैं तो। वेरिएबल डिफाइन विद लेट है ब्लॉक स्कोप मतलब अगर हम फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं तो फंक्शन के अंदर ही रहेगा। तो इसको बनाया मेनली मेमोरी मैनेजमेंट के लिए। और मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है? मेमोरी मैनेजमेंट जैसे कि पहले मेमोरी मैनेजमेंट का कोई इतना सिस्टम नहीं था, फंक्शन ख़त्म हो गया, वेरिएबल में चीज़ें चली जा रही हैं, वो खामखा मेमोरी खा रही हैं। लेकिन ब्लॉक स्कोप की वजह से क्या होगा, फंक्शन ख़त्म हो गया तो लेट भी ख़त्म, लेट को डेस्ट्रॉय हो जाएगा। ये मेमोरी जो हमारे रैम के अंदर लेगा वो डेस्ट्रॉय हो जाएगा जैसे ही फंक्शन ख़त्म होगा। तो इसलिए लेट को डिज़ाइन किया गया है कि ये डिक्लेयर कैन नॉट बी री डिक्लेयर्ड, और ब्लॉक स्कोप ये हमने देख ही लिया। तो बाकी जैसे हम इसको वेरिएबल को यूज़ करते हैं उसी तरह से हम लेट को भी यूज़ करेंगे। देखो वेरिएबल की जगह बस लेट लिख देंगे, और ब्लॉक स्कोप इसको बोलते हैं। इन दोनों के बीच में ही ये रहेगा, इन दोनों के बाहर इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक्स कैन नॉट बी यूज्ड हियर, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ब्लॉक स्कोप है मतलब ये इसको ब्लॉक बोलते हैं। ये यहाँ शुरू हुई, यहाँ ब्लॉक खत्म है, तो ब्लॉक के अंदर ही रहेगा, चाहे वो फंक्शन का ब्लॉक हो चाहे लूप का ब्लॉक हो, किसी ब्लॉक के अंदर तक ही रहेगा, बाहर नहीं आएगा। उसके बाद कॉन्स्टेंट में जो चीज़ें एक बार आपको डिफाइन करनी है और बार बार उसको चेंज नहीं करना है, तो वो यहाँ पे कर सकते हैं यूज। यहाँ पे देखो कैन नॉट बी री असाइंड, दोबारा से रीअसाइंड नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी, तो यहाँ पे इसने कांस्टेंट में डिफाइन करा है। अब इसने पाई की वैल्यू 3.14 इसने भी रख दी है, और यहाँ पे इसने दोबारा रीडिफाइन करने की कोशिश करी है, लेकिन ये दिस विल गिव एन एरर, ये एक एरर देगा, और ये वाला भी एक एरर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, और ये एक गलत प्रैक्टिस है। कांस्टेंट पाई को डिफाइन करोगे फिर पाई में ये वैल्यू असाइन करोगे, ये गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि एक बार जो डिफाइन हो गया तो इसके अंदर पहले ही नल वैल्यू आ गई, और नल फिर चेंज होगा नहीं, क्योंकि क्या है, पाई कांस्टेंट है। तो ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है। और इसके बाद है व्हेन टू यूज जावास्क्रिप्ट कांस्टेंट। जावास्क्रिप्ट कांस्टेंट को कब यूज़ करना है? तो कांस्टेंट अभी आपके प्रोग्राम में, ये तो आपके अकॉर्डिंग है कि जब भी कुछ ऐसा कुछ करना हो जो आपके पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं कर पाए कोई और, उसको कांस्टेंट में ले सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कांस्टेंट में कार लेके दिखा रखा है और पुश कर रखा है ऑडी, और यहाँ पे रीअसाइन नहीं होगा। अगर आपको कांस्टेंट जैसे कि यहाँ पे एरे बना के दिखा रहा है, एरे सबको पता है एरे क्या होता है? किसी को पता है एरे क्या होता है? नहीं सर। ठीक है, हम कलेक्शन ऑफ टेन डेटा टाइप। हाँ, तो एरे को ना हम मैं पूरे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट से समझाऊंगा तो अच्छे समझ में आएगा। तो एरे अभी हम रहने देते हैं, इसमें क्या होगा, और कांस्टेंट ऑब्जेक्ट आगे एरे है ना यहाँ पे, फंक्शन स्ट्रिंग मेथड, हाँ यहाँ है एरे, यहाँ पे एरे, ठीक है। तो अभी हम कांस्टेंट पढ़ रहे हैं तो कांस्टेंट देख लेते हैं। तो ये साथ साथ में आप इसको खोल के पढ़ोगे और कुछ बनाओगे तभी समझ में आएगा, और मेरे बताने से ज़्यादा कुछ तो आएगा नहीं। और ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स देखो इतना ध्यान देने वाली चीज़ नहीं, इतने कोई पढ़ने लायक चीज़ें नहीं है। हाँ, इन्होंने ज़रूरी है तो बना दिया है, ठीक है। कोई अगर बिल्कुल ही पहली बार पढ़ रहा होगा तो उसके लिए बना दिया है, तो इतना टेंशन लेने वाली कोई चीज़ नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे ये इक्वल टू क्या है, असाइन कर रहा है वैल्यू को, तो ये ऑपरेट कर रहा है। ऑपरेशन समझते हो, ऑपरेशन जो डॉक्टर करते हैं, और मैथ्स के ऑपरेशन जो हम करते हैं। तो मैथ्स में क्या क्या ऑपरेशन होते हैं? हम प्लस करते हैं, दो चीज़ों को माइनस करते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं, ये ऑपरेशन ही हैं, ठीक है। तो ये ऑपरेशंस हैं। तो ये ऑपरेशंस यहाँ पे क्या कर रहा है, ये असाइनमेंट ऑपरेशन है। 5 जो है वो x के अंदर असाइन कर देगा, ऐसे देखोगे y के अंदर 2 असाइन कर देगा, z के अंदर x + y दोनों को जोड़ के और फिर z के अंदर असाइन कर देगा। तो ये है असाइनमेंट ऑपरेटर।
ऐसे ही बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं। तो असाइनमेंट के बाद देखो एडिशन ऑपरेटर है, एडिशन ऑपरेटर एड्स नंबर, दो नंबर को ऐड कर देगा यहाँ पे और जेड के अंदर असाइन कर देगा। तो असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू है और ये एडिशन ऑपरेटर है। तो ये मैथ्स अब इतनी बेसिक मैथ्स ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये मल्टीप्लाई कर देगा दोनों को, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है। तो ऐसे ढेर सारे ऑपरेटर होते हैं, ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंशियल यानी पावर लगाने के लिए 2 की पावर 2, तो 2 के बाद ये लगाएंगे, उसके बाद 2 लिख देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 की पावर 2। ये डिवीजन है, ये मॉडुलस है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिख देंगे 4, हाँ या फिर हाँ लिख देंगे 3 डिवाइड परसेंटाइल 2, इसका मतलब 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। मॉडुलस क्या बताता है, रिमाइंडर बताता है कि बचेगा कितना। तो इसकी हमेशा वैल्यू क्या होगी, 0 या 1 ही होगी, या फिर जो भी रिमाइंडर होगा वो इसकी वैल्यू होगी। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। ये जब फॉर लूप करेंगे तो हम इसका असली मतलब समझेंगे। इसको कहीं भी यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 बढ़ा देता है अपने आप, और ये 1 घटा देता है। जैसे कि अगर हमने एक लेट से लिया है x की वैल्यू 5 और उसके बाद हमने x माइनस माइनस लिख दिया, तो x की वैल्यू फिर 4 हो जाएगी, घट जाएगी। तो वो तो ऑपरेशन थे। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये प्लस इक्वल टू लगाने का मतलब क्या है, इसका असली मतलब ये है। तो यहाँ पे आप समझ ही जाओगे, x की वैल्यू पहले, x की वैल्यू में देखो x के अंदर y को जोड़ के और x के अंदर डिफाइन कर देगा। जैसे कि अगर मैंने x के अंदर 5 लिख रखा है और y के अंदर भी 5 लिख रखा है, तो x इक्वल टू एक्स मतलब पहले वाला 5 और y की वैल्यू 5, दोनों को जोड़ के 10, और फिर x की वैल्यू कर देगा 10, यानी x की वैल्यू पहले 5 था और अब 10 कर दिया। तो इसका शॉर्टकट है एक तरह से ये वाला, ठीक है। तो ये ऑपरेटर कुछ भी नहीं है, ये सीखने की इतना कुछ नहीं है कि हाँ बहुत कोई साइंस इसके अंदर, बस ये इसका शॉर्टकट लिखा हुआ है, ये समझ जाओगे एक बार देखोगे तो क्या कर रहा है, और प्रैक्टिकल कर लोगे तो और अच्छे से समझ जाओगे। असाइनमेंट हो गया। जहाँ फिर स्ट्रिंग ऑपरेटर, स्ट्रिंग क्या होता है, जितने भी हम टेक्स्ट लिखते हैं ना, टेक्स्ट ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, स्ट्रिंग होता है अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पे देखोगे तो इसमें 4 कैरेक्टर है, तो ये ग्रुप बन गया कैरेक्टर्स का, तो इसको स्ट्रिंग बोलेंगे। हमारे जो नेम्स होते हैं वो किस में आएंगे, स्ट्रिंग के अंदर आएंगे। तो स्ट्रिंग के अंदर ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कुछ सर्च करना है, 2 और स्ट्रिंग को जोड़ना है, तो जॉन और डो इन दोनों को जोड़ने के लिए प्लस ऑपरेटर का यूज होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके देखोगे तो समझ में आएगा कि प्लस में क्या कैसे होता है। तो यहाँ पे देखोगे टेक्स्ट 1 में जॉन है और बीच में एक और स्ट्रिंग है जिसमें ब्लैंक स्पेस है, और उसके बाद टेक्स्ट 2 है। तो टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 के बीच में एक ब्लैंक स्पेस जुड़ जाएगा और ये दोनों जुड़ के टेक्स्ट 3 बना देंगे। उसके बाद है टेक्स्ट 1 वट अ वेरी, उसके बाद प्लस इक्वल टू लगा रखा है। प्लस इक्वल टू मैंने अभी बताया था कि उसी की वैल्यू के अंदर कुछ जोड़ देना। तो यहाँ पे देखोगे वट अ वेरी के बाद नाइस डे को जोड़ दिया गया है। एडिंग स्ट्रिंग एंड नंबर, स्ट्रिंग और नंबर को ऐड नहीं कर सकते। हाँ, अरे वर्ड जोड़ने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट लिख भी तो सकते हैं। आप लिख तो सकते हैं, लेकिन हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डायनेमिक होता है। बहुत ज़्यादा डायनेमिक इन द सेंस आपको फर्स्ट नंबर और लास्ट नेम अलग अलग पूछा जाता है, लेकिन जब आपको बताना होता है, आपने कोई भी ऐप चलाया होगा उसके अंदर अलग अलग फॉर्म फिल करते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, यूज भी अलग अलग करते हैं। जब वो ईमेल सेंड करते हैं तो कई बार लास्ट नेम लिख देते हैं और कई बार फर्स्ट नेम लिख देते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस के अंदर क्या सेव है, हमारा पूरा नेम सेव नहीं है, यूनिक अलग अलग सेव है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब जब यूज़र को शो करना है फुल नेम, तो फुल नेम के लिए दोनों को जोड़ना तो पड़ेगा ना, तो इसीलिए ये है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी ज़रूरतें पड़ेगी जहाँ पे टेक्स्ट को जोड़ना पड़ेगा। ये तो अभी बस एक एग्जाम्पल दिखा रखा है। तो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये जब वाई आएगा तुम्हारे दिमाग में तो ये अच्छी बात है कि ये हो क्यों रहा है। तो वाई जितनी आएंगे बताते जाना, क्लियर कर दूंगा मैं। तो ये 2 टेक्स्ट को जोड़ दिए यहाँ पे। अब एडिंग स्ट्रिंग एंड नंबर, स्ट्रिंग और नंबर को ऐड करेंगे तो क्या होगा ना कि अगर पहले स्ट्रिंग होगा और बाद में नंबर होगा, तो दूसरे बाद में जो नंबर है उसको चेंज करके किस में कर देगा, स्ट्रिंग बना देगा। तो यहाँ पे 5 और 5 10 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 55 आ गया, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। यहाँ पे देखोगे 5 और 5 10 लिखा है इसने, लेकिन इसको 55 लिख दिया, क्योंकि ये 5 क्या समझ रहा है, स्ट्रिंग समझ रहा है, और इसको अगले को अपने आप ही ये स्ट्रिंग बना देगा। ऐसे ही हेलो है और ये 5 को जोड़ देंगे तो 5 को स्ट्रिंग बना देगा, तो ये हेलो 5 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा करेंगे ना, पहले नंबर और बाद में स्ट्रिंग देंगे तो शायद एरर आ जाए। बस ये लॉजिकल देखने की ज़रूरत नहीं है, जब एक बार सीख जाओगे थोड़ा काम करना तो अपने आप ही क्लियर होता जाएगा जब ज़रूरत पड़ेगी तो, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर, टाइप ऑफ इंस्टेंस, ये सब कुछ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, ये बाइनरी हमें पढ़ना नहीं है। अर्थमेटिक जेएस ऑपरेटर था, अर्थमेटिक ऑपरेटर वही प्लस माइनस गुना भाग
जो भी है ये अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर आता है, ठीक है। और जो मैंने अभी असाइनमेंट ऑपरेटर बताया मैंने, जिसके अंदर मैंने बताया कि बस उसी का ये शॉर्टकट है, जैसे कि ये वाला है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर आता है, इसमें और कुछ भी नहीं है। डेटा टाइप्स की बात करते हैं, डेटा कितने टाइप्स के हो सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो देखो डेटा एक तो नंबर वाला डेटा है, ये नंबर है, ये क्या है, स्ट्रिंग है, और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम, ऑब्जेक्ट का पूरा एक अलग सेक्शन बना होगा यहाँ पे, हाँ ये रहा JS ऑब्जेक्ट, यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट टाइप होता है, एक डेटा टाइप होता है। अभी तो स्ट्रिंग तो सब, स्ट्रिंग से सब क्लियर है, स्ट्रिंग क्या होता है, नंबर से सब क्लियर है, नंबर क्या होता है, हाँ नंबर क्या होता है। तो कंसेप्ट ऑफ डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप क्यों बनाया गया है, क्योंकि अलग अलग डेटा टाइप के पास ऑपरेशन अलग अलग होते हैं। नंबर्स में जो 2 नंबर्स को जोड़ना अलग होता है, स्ट्रिंग में 2 स्ट्रिंग को जोड़ना अलग होता है। स्ट्रिंग के अंदर एक ऑपरेशन हो सकता है कि सर्च करो, सर्च ऑपरेशन है ना। अगर मुझे सचिन लिखना है, सचिन के अंदर C सर्च करना है, तो ये किसके अंदर हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के अंदर हो सकता है, लेकिन वो नंबर के अंदर नहीं हो सकता है। तो इसलिए अलग अलग ऑपरेशन होते हैं, इसलिए अलग अलग डेटा टाइप्स बनाने पड़ते हैं हमें। डेटा टाइप्स ये थे, और इसके अलावा एरे भी है डेटा टाइप, एरे भी पढ़ेंगे हम, इसके अंदर ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है। और बुलियन भी होता है, जिसके अंदर सिर्फ 2 वैल्यू होती है, ट्रू और फॉल्स। फ्लोट होता है, नंबर, इसमें सब कुछ एक ही सिस्टम सिंपल बना रखा है नंबर के अंदर, ठीक है। अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड, और एक नल होता है, और एम्प्टी वैल्यूज। एम्प्टी वैल्यू में तो स्ट्रिंग ही आ गया, बस एम्प्टी है। और जावास्क्रिप्ट फंक्शन क्या होता है, जब एक कोड को एक लिखना होगा एक ब्लॉक के अंदर, और हम चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि हमने बहुत सारी चीज़ें क्लिक पे चलाया है, हमने क्या किया, बटन क्लिक के ऊपर कुछ भी चेंज किया है, अगर उसको क्लिक के ऊपर चलाना है तो एक फंक्शन कॉल करना होता है। फंक्शन कॉल, जैसे कि हमने कोई मशीन बना दिया तो उसमें एक बटन तो लगाएंगे ऑन ऑफ करने का, अगर नहीं लगाएंगे तो वो 24 घंटे चलता रहेगा, हमें ज़रूरत नहीं है तब भी चलता रहेगा। तो मान लेते हैं हम एक हॉर्न बनाना है, तो हॉर्न बनाने के लिए हम पहले हॉर्न का फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो हॉर्न जब हम बनाएंगे तब हमें ऐसे बना देंगे, ठीक है, बिना बटन के। लेकिन जब उसमें साउंड आने लगेगा तब हमें ज़रूरत पड़ेगी उसको कंट्रोल करने का, कंट्रोल इन द सेंस उसको ऑन ऑफ करने का। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन क्या, ब्लो हॉर्न। ब्लो हॉर्न मतलब हॉर्न बजाओ, और उसके अंदर लिखेंगे कि हाँ भाई, जब ये फंक्शन, इसके अंदर लिख देंगे स्टार्ट, आवाज़ कैसे निकालना वो सब कुछ लिख देंगे इसके अंदर। अब जब तक कोई इस फंक्शन को कॉल नहीं करेगा तब तक ये चलेगा नहीं। और कॉल करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बटन पे क्लिक करने के बाद हो सकता है, हम टाइम लगा सकते हैं कि देखो वेबसाइट लोड होने के 1 मिनट के बाद ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो फंक्शन कॉल हो जाए, फंक्शन के अंदर क्या है, हॉर्न बजाना है तो हॉर्न बजने लग जाएगा 1 मिनट के बाद। तो फंक्शन को कॉल करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सिंटेक्स क्या है, हाँ फंक्शन का यूज़ करके हम पॉपअप ला सकते हैं। बिल्कुल ला सकते हैं, पॉपअप फंक्शन का यूज़ करके तो पॉपअप लाते हैं। पॉपअप नहीं, फंक्शन का यूज़ करके मैंने बताया नहीं है, लेकिन ला सकते हैं बिल्कुल। हमने तो अभी क्या किया, उसे ऑन क्लिक पे ही लगा दिया, क्योंकि छोटा सा था। जब कोई सिंगल कोड लिखना होता है तो हम ऑन क्लिक पे लगा देते हैं, लेकिन सोच लो अगर उसकी जगह 10 लाइन ऑफ कोड लिखने होते हैं तो एक ही जगह 10 लाइन ऑफ कोड कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए फिर यूज करना पड़ता है। अब यहाँ पे ये क्या है ना, फंक्शन का सिंटेक्स बता रहा है, तो फंक्शन के आगे फंक्शन लिखना पड़ता है ताकि जावास्क्रिप्ट को पता लग जाए कि ये फंक्शन है। उसके बाद फंक्शन का नेम लिखना पड़ता है, और उसके बाद ये ब्रैकेट शुरू और ब्रैकेट बंद करना पड़ता है, और उसके बाद ये एक ब्लॉक लिखना पड़ता है, और इसके अंदर कोड लिख सकते हैं हम। तो इसके अंदर ये पैरामीटर हैं, ये क्या है, ये इनपुट है, ये क्या है, इनपुट है। अब हम हॉर्न का ही फंक्शन बना रहे हैं, तो हॉर्न की आवाज़ हो सकती है बहुत तीखी हो सकती है बहुत मोटी हो, यानी आवाज़ पतली या फिर मोटी करने का सिस्टम बना दें। तो यहाँ पे हम इनपुट लगा दें, तो आवाज़ अगर आपने कभी कुछ पढ़ा हो तो डीबी में आता है, कितने डीबी में है आवाज़। तो उस यहाँ से अगर हम डीबी नंबर दे दें कि देखो मुझे, या फिर हर्ट दे देते हैं ना, 20,000 हर्ट चाहिए, 2,000 हर्ट चाहिए, 5,000 हर्ट चाहिए, कितने हर्ट की आवाज़ निकालनी है। तो यहाँ पे अगर हम इनपुट दे दें और यहाँ पे लिख दें कि यहाँ से जो इनपुट आएगा ना उतनी आवाज़ निकालना है, तो ये एक तरह से इनपुट लेने के लिए काम आता है फंक्शन के अंदर। फंक्शन को जितने बटन पे कॉल करेंगे यहाँ पे इनपुट वहीं पे लिखते जाएंगे कि यहाँ पे 4 हर्ट्ज का निकालना है, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिखते जाएंगे और उसी तरह से रन होगा, ठीक है। तो अभी हम एक फंक्शन बना लेते हैं साथ साथ में।
और फंक्शन का क्या करते हैं ना हम वैसे कंसोल में बना लेते हैं, कंसोल में भी फंक्शन बन सकते हैं। तो अपना ही नेटफ्लिक्स पे F12 दबा के और फंक्शन बना लेते हैं। तो अभी जो हमने देखा ये फंक्शन बनाने का पुराना तरीका था। नया तरीका ECMAScript में थोड़ा सा अलग है, लेकिन हम पुराने तरीके से बनाते हैं। फंक्शन नेम फंक्शन नेम के अंदर लिखेंगे रिटर्न, या फिर क्या लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग। कंसोल लॉग तो पता है ना किसके लिए यूज होता है, यहाँ पे कुछ प्रिंट करने के लिए, कंसोल वाला एरिया यहाँ पे प्रिंट करने के लिए होता है। तो यहाँ लिख देंगे हेलो वर्ल्ड। अब ये फंक्शन बन गया है, फंक्शन बन गया है। अनडिफाइंड क्यों आ रहा है वो मैं बाद में बताता हूँ। अब जैसे नेम को कॉल करेंगे, ये नेम को हमने कॉल किया तो यहाँ से इसने हेलो वर्ल्ड लिख दिया हमारे लिए, ठीक है। और ये अनडिफाइंड आ रहा है क्योंकि सारे फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करते हैं, और रिटर्न करने का मकसद क्या होता है कि कंप्यूटर को बता दें कि हाँ भाई ये सही से रन हो गया है। रिटर्न करने का मतलब ये होता है, ठीक है। तो अभी रिटर्न का कंसेप्ट रहने देते हैं। तो हेलो वर्ल्ड लिख दिया हमने, ये हमने फंक्शन बनाया था नेम का। अब दोबारा एक फंक्शन बनाते हैं, नेम का ही फंक्शन बनाते हैं, और इसके अंदर 2 पैरामीटर लगाते हैं। एफ नेम और एल नेम लिखते हैं, और इसके अंदर लिखेंगे हम कंसोल डॉट लॉग एफ नेम प्लस एल नेम, और ये लिखा हमने। ये तो हमने फंक्शन बना दिया नेम का। अब ये क्या एरर बता रहा है, मिसिंग आफ्टर आर्ग्यूमेंट लिस्ट फंक्शन नेम एफ नेम एल नेम। मे भी इसको डिक्लेयर करना हो। नहीं, डिक्लेयर तो नहीं करना इसको। एफ नेम एल नेम, इसके बाद ब्रैकेट शुरू हुआ है और कंसोल लॉग एफ नेम प्लस, यहाँ पे प्लस नहीं लगाया हमने, एल नेम। अब ये फंक्शन डिफाइन हो गया। अब मैं अगर नेम लिख के इसको कॉल करूँगा तो अनडिफाइंड अनडिफाइंड 2 बार अनडिफाइंड अनडिफाइंड आया है। कंसोल लॉग क्या होना था, एफ नेम और एल नेम, और एफ नेम एल नेम यहाँ से जाना था, लेकिन हमने तो कुछ दिया ही नहीं। तो अगर हम एफ नेम और एल नेम में लिख देते हैं, सचिन लिखा है मैंने और कॉमा दे के लास्ट नेम लिखूँगा। एफ नेम मतलब फर्स्ट नेम और एल नेम मतलब लास्ट नेम, ये लिखा है मैंने। अब इसको कॉल करूँगा तो यहाँ पे देखोगे सचिन ठाकुर आ गया। और अब मैं यहाँ पे कुछ भी इनपुट दे सकता हूँ, है ना। अंशु लिख दिया तो अंशु ठाकुर आ गया। तो ये पैरामीटर होता है यूज, पैरामीटर का ये यूज होता है। तो अभी तो एक लाइन का फंक्शन था, एक लाइन का कि बस ये लॉक करना है। ये फंक्शन बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं। आपने अगर देखोगे तो अब अगर आप देखोगे ना अपनी नज़र से, तो आपको हर चीज़ में फंक्शन नज़र आएगा। कभी आप कोई भी ऐप यूज़ करोगे, यूट्यूब, व्हाट्सएप, कुछ भी यूज़ करोगे तो आपको दिख जाएगा कि इसमें फंक्शन है। इस पर क्लिक करते कितनी सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें डिफाइन करनी पड़ती हैं, ठीक है। फंक्शन क्लियर है, और आपको पढ़ना पड़ेगा इसके बाद, है ना। अभी फंक्शन पढ़ना पड़ेगा। JS ऑब्जेक्ट भी आ गया। तो एक बार फंक्शन करें, कोड लिखो, फिर मुझे पता लग गया आपको कितना समझ में आया फंक्शन, तभी ऑब्जेक्ट समझ में आएगा।